Hello everyone, am I audible, visible, वीडियो में कोई प्रॉब्लम? कमेंट्स के थ्रू बता सकते हो आप। ओके ओके या हाय एवरीवन। इज एनीवन न्यू इन द क्लास? कोई है जिसकी फर्स्ट क्लास है आज, या सारे अपने पुराने स्टूडेंट्स ही हैं? ओके, सो होप सो सारे पुराने स्टूडेंट्स ही हैं हमारे। ओके अर्चित, आपकी फर्स्ट क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अर्चित, जिन जिन की भी फर्स्ट क्लास है वो प्लीज़ थोड़ा सा आप कूल एंड काम रखिएगा, बिकॉज हमारी ऑलरेडी 5 7 10 क्लासेस हो चुकी हैं, तो बाकी बच्चे जो हैं उनको थोड़ी बहुत टर्म्स समझ में आ चुकी हैं। तो आपको थोड़ा सा बाकियों के कंपैरेटिवली, क्योंकि न्यू सब्जेक्ट है, थोड़ा सा कम समझ में आएगा, ठीक है। बट उसके लिए हमारी प्रीवियस जो है रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, वी कैन ऑलवेज वॉच दैट। एंड ये पूरा कोर्स जो है हमारा कोर्स दोबारा से एक बार जब थोड़ा सा लॉकडाउन टाइप शांत हो जाएगा तो पूरा कोर्स दोबारा से रिवाइज करेंगे। और प्लस अभी एक बार फॉर्मल तरीके से तो होना ही होना है, तो उसमें वो कंप्लीट अप हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो गाइस हम लास्ट क्लास में कर रहे थे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, है ना? लास्ट क्लास में हम कर रहे थे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो आज भी इसी को कंटिन्यू करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश बेस एंड एक्रूअल बेसिस, एंड इसी के थ्रू हम आगे स्टार्टअप करते हैं। ओके, सो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसका मतलब था कि ओके, तो बच्चे अभी आ जा रहे हैं, तो 2 मिनट्स का हम 2 मिनट्स में इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी अभी बाकी बच्चे भी ज्वाइन अप करते हैं क्लास के अंदर। सो गाइस, किस किस के स्कूल चालू हो गए? किस किस बच्चों के स्कूल चालू हो गए हैं? यू कैन राइट योर कमेंट्स। सिर्फ एक बच्चे के, प्रगति के स्कूल चालू हुए हैं, बाकी किसी के भी स्कूल नहीं चालू हुए? मिताक्षी के स्कूल चालू हैं, औरों के? ओके, 1 अप्रैल से हो गए थे, फाइन। तो स्कूल में कितनी 4 5 आवर्स की क्लासेस ही लग रही हैं या कम देर की क्लासेस लग रही हैं? 3 आवर्स, 4 आवर्स, प्रॉपर क्लासेस? तो टीचर जनरली कौन सी एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ रहे हो आप? जूम, हैंगआउट, या कोई और? जूम, जूम, जूम। एवरीबडी इज ऑन जूम? बाकी और बच्चे कौन सी एप्लीकेशन? गूगल जूम, ओके। गूगल क्लासरूम, जूम, ओके। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑन जूम, और 2 3 लोग जो हैं वो गूगल क्लासरूम पे हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम, अच्छा, आपका नया सॉफ्टवेयर बन गया तो उसके अंदर वहाँ पे स्टार्टअप हो जाएगा। ओके, फाइन, गुड। सो जो जूम है, जूम के ऊपर ओके, तो जूम के ऊपर एक चीज बताओ, जूम के ऊपर टीचर की शक्ल तो दिखती है, बोर्ड पे कैसे नजर आता है? एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग था, उसके अंदर हमने बताया था कि जी हमको कैश से मतलब नहीं होता, हमको इनकम या एक्सपेंस
कोई भी चीज आपका उस ड्यूरेशन के अंदर अगर इनकम एक्सपेंस हुआ है तो हम उसको कंसीडर करेंगे, हम कैश के बेसिस पे कंसीडर नहीं करेंगे। दिस इज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और इसी के अकॉर्डिंगली हमारा अकाउंट्स चलता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जब कैश आया उसको इनकम मानो, जब कैश गया उसको एक्सपेंस मानो। एक्रूअल बेसिस के हिसाब से वो बोलते हैं जी कैश अलग चीज है और इनकम एक्सपेंस अलग चीज है। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में 2-3 एग्जांपल्स लिए थे, आज इसके कुछ और एग्जांपल्स पढ़ते हैं। हम इसका एग्जांपल पढ़ते हैं, पहले तो मैं लास्ट क्लास का एग्जांपल कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, दिस इज योर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, 5 महीने। इसमें हमको 5th ऑफ अप्रैल को पॉकेट मनी के नाम पे कैश मिला 100 रुपए। ठीक है, हमारी पॉकेट मनी थी 500 रुपए, बट 5th ऑफ अप्रैल को हमको पॉकेट मनी के नाम के पैसे मिले 100 रुपए। सो हमारा अगर हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे अकाउंट्स बनाते हैं तो इनकम ऑफ अप्रैल कितनी हुई? अगर हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे अकाउंट्स बनाते हैं तो हमारी इनकम कितनी हुई अप्रैल महीने की? बाकी लोग, अप्रैल महीने की इनकम कितनी हुई? 4 लोगों ने सिर्फ आंसर दिया है, 5 ने आंसर दिया, बट सबने गलत दिया है, सबने गलत दिया। ओके निताक्षी, क्वेश्चन इज कि हमको, हाँ सिद्धार्थ ऑप्शन 2 ही है ना, पहले 100 वाला गलत हो गया तो 500 वाला ही चलेगा। ओके तो निताक्षी क्वेश्चन इज कि हमारी पॉकेट मनी ऑफ द मंथ जो है वो 500 है, बट 5th अप्रैल को मुझे फादर ने 100 रुपीज कैश दिया। अब मेरी पॉकेट मनी, मेरी इनकम जो है अप्रैल की वो 100 रुपीज है या 500 रुपीज? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन गाइस। एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ओके एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से मैंने आपको बताया था दिस पॉकेट मनी इज 500 पर मंथ। एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से हमने आपको बताया था दैट कि जिस महीने, जो मंथ या जो ईयर या जो 15 डेज या जो भी आप टाइम टेन्योर ले रहे हो उसमें जितनी भी आपके इनकम एक्सपेंसेस हैं आप वही इनकम एक्सपेंसेस आपके रहेंगे। कैश कम रिसीव हुआ है या ज़्यादा रिसीव हुआ है उससे इनकम और एक्सपेंसेस चेंज नहीं होते। अगर पापा ने आपको हर मंथ 500 रुपीज़ पॉकेट मनी देने का प्रॉमिस करा है तो 500 रुपीज़ इज योर इनकम फॉर अप्रैल। आप ये बोल सकते हो मेरी अप्रैल की इनकम थी 500 रुपए जिसमें से 100 रुपए कैश मिल गया, 400 रुपए कैश नहीं मिला। सो इन दैट केस आपका पॉकेट मनी इज 500 रुपीज ओनली, आपकी इनकम इज 500 रुपीज। ठीक है, ओके। अब मई महीने में 5 अप्रैल को पापा कहते हैं आज मैं बहुत खुश हूं, तो 5th ऑफ मई, 5th ऑफ मई को पापा ने बोला बेटा पिछले महीने के 400 रुपए और इस महीने के 500 रुपए तू 900 रुपीज ले ले कैश। तो पापा ने इस महीने हमें कैश कितना दे दिया? 900 रुपए दे दिया। ठीक है, व्हाट इज द इनकम ऑफ मई मंथ? मई मंथ का इनकम कितना हुआ? यस 500 रुपए। क्यों? बिकॉज संज्ञा 400 क्यों हुआ? 400 रुपए तो हमारा पिछले महीने का ड्यू था। हमने बोला संज्ञा कि आपका जो पैसा
आपका इस महीने आपका रुक गया, जो पैसा आपका इस महीने की इनकम है, एक्चुअली जो आपको इस महीने का ड्यू है वही सिर्फ इस महीने की इनकम होगी। अब कैश चाहे पिछले महीने का हो चाहे अगले महीने का हो, वो कैश आपका इनकम में नहीं इंक्लूड होगा। तो 500 इस महीने का आपका पैसा बनता था, वो आपकी इस महीने की इनकम। ठीक है, जून आया। जून में 5 तारीख को आपको पापा ने बोला बेटा हाथ बहुत तंग है, पापा ने कहा मैं इस महीने आपको कुछ भी कैश नहीं दे रहा। ठीक है, अब आपकी इनकम कितनी हो गई जून की? यस, इट इज 500। क्यों? क्योंकि चाहे कैश मिला चाहे नहीं मिला, आप पापा से मांग तो सकते हो ना कि पापा आपको 5,000 रुपए देने थे, आप बाद में दे दो चाहे, बट मेरी इनकम 500 रुपए ही है। तो आपका 500 रुपीज इज योर इनकम फॉर जून। सो कैश चाहे मिला चाहे नहीं मिला, आपका दोनों ही केसेस के अंदर आपका योर इनकम इज 500 रुपीज। ठीक है, दिस कंसेप्ट इज नोन एज एक्रूल कंसेप्ट। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। इसका एक और एग्जांपल जो है हमने लिया, हमने परचेज, हमने 10 केजी पोटैटोज परचेज करे इनटू 5 रुपए के हिसाब से, तो 50 रुपए के पोटैटोज हो गए। ठीक है, ये हमने परचेज करे थे 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को हमने 10 किलो पोटैटोज 5 रुपए के हिसाब से परचेज करे। हमने 3 अप्रैल को 6 केजी 8 रुपीज के हिसाब से बेच दिए, एंड 4 अप्रैल को हमने रिमेनिंग 4 केजीज 10 रुपीज के हिसाब से बेच दिए। 40, 48। ठीक है, टोटल हमारे पास जो पैसा आया वो आया 88 रुपीज। क्वेश्चन क्लियर है? 1 अप्रैल को हमने 10 केजीज पोटैटोज 5 रुपीज के हिसाब से परचेज करे, टोटल अमाउंट स्पेंड इज 50 रुपीज। हमने 3 अप्रैल को 6 केजीज जो पोटैटोज थे उनको 8 रुपीज का बेच दिया, 48 रुपीज आए। 4 अप्रैल को हमने 4 केजीज जो है वो 10 रुपीज के बेच दिए, 40 रुपीज आए। टोटल हमारे पास 88 रुपीज आ गए। प्रॉफिट हमें जो हुआ वो सिंपल सा आपको दिख रहा है, 88 माइनस 50, 38 रुपीज। ये तो सबको समझ में आ गया कि प्रॉफिट 38 रुपीज का हुआ। यहां तक तो सबको समझ में आ गया, ये बहुत ईजी है, ये मैं किसी से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रॉफिट जो है वो 1 अप्रैल का होगा, 3 अप्रैल का होगा, या 4 अप्रैल का होगा? प्रॉफिट जो है ये 38 रुपीज तो आया, बट ये प्रॉफिट 1 अप्रैल का होगा, 3 अप्रैल का होगा, या 4 अप्रैल का होगा? कौन सी डेट का प्रॉफिट इसको मानेंगे? थर्ड एंड 4 अप्रैल मंथ, 4 अप्रैल, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। ओके, तो गाइस एक चीज तो पहले बताओ कि सिद्धार्थ ने बोला आई थिंक अप्रैल मंथ, नहीं अप्रैल। मैं सिद्धार्थ इसको डेज वाइज कैलकुलेट कर रहा हूँ प्रॉफिट को, तो डेज वाइज हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो संज्ञान बाकी लोगों ने बोला कि ये आपका 3 और 4 बोथ का होगा, कुछ लोगों ने बोला ये 4th का होगा। ओके, एक्रूअल बेसिस के हिसाब से गाइस अगर हम चलते हैं तो वो बोलता है एक्रूअल बेसिस कि जिस दिन एक्चुअली में ट्रांजेक्शन हुई प्रॉफिट उस दिन का होगा। तो आपका 3rd को भी ट्रांजेक्शन हुई है एंड 4th को भी ट्रांजेक्शन हुई है, तो कहता है जी जितना आपने 3rd को बेचा तो वो 3rd का प्रॉफिट होगा, जितना आपने 4th को बेचा
वो फोर्थ का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि थर्ड का कितना प्रॉफिट है और फोर्थ का कितना प्रॉफिट है। आधा आधा बांट दो, आधा प्रॉफिट थर्ड का, आधा प्रॉफिट फोर्थ का। गाइस कितना कितना होगा, 18 and 20, सो 6 into 5, 30 रुपीज की हमारी कॉस्टिंग थी, 18 रुपीज का तो प्रॉफिट हो गया। 4 into 5, 20 रुपीज की हमारी इसकी कॉस्टिंग थी, तो रिमेनिंग बचा हुआ 20 रुपीज का प्रॉफिट जो है आपका इससे हो गया टोटल 38 रुपीज। तो हम कभी भी अगर प्रॉफिट बोला जाता है तो जिस दिन परचेज हुई है उस दिन का एक्सपेंस नहीं मानेंगे। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारा 50 रुपए का खर्चा जो है वो 50 रुपए का खर्चा 1 अप्रैल को हो गया, नहीं। क्यों? क्योंकि खर्चा तब होता जब हम उसको यूज कर लेते। हमारी जेब से कैश 50 रुपए गया, दिस ट्रांजेक्शन इज परफेक्ट, बट मेरी जेब से 50 रुपए का खर्चा हुआ, दिस ट्रांजेक्शन इज रॉन्ग। ठीक है, ओके। 3 अप्रैल को हमने 6 kgs 8 रुपीज के हिसाब से बेचे। ठीक है, तो मेरी इनकम हुई 18 रुपए थर्ड को। फोर्थ को मैंने 4 kgs 10 रुपए के हिसाब से बेचे, तो मेरी इनकम हुई 20 रुपए। मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई, 38 रुपीज। यहां तक तो इजी है, सबको क्लियर है। मैं थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट और डालता हूं। जब मैंने पोटैटोज खरीदे थे उस टाइम मैंने रिक्शा वाले को मैंने 10 रुपए दिए थे। जिस टाइम मैंने पोटैटोज खरीदे थे मैंने रिक्शा वाले को 10 रुपए और दिए थे। अब मुझे बताओ कि जी कितने का प्रॉफिट हुआ और कौन कौन से दिन पे हुआ और किस दिन पे कितना कितना हुआ। मैंने जिस दिन पोटैटोज खरीदे थे, जिस रिक्शे से मैं गया था, उसको मैंने 10 रुपीज दिए थे। तो प्रॉफिट तो ठीक है, 38 माइनस 10, 28 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, ये ठीक है, परफेक्ट। अब आगे बताओ। ओके, निताक्षी सेज कि जो प्रॉफिट हुआ था, जो रिक्शे वाले के पैसे खर्च हुए थे, वो बराबर बराबर दोनों में बांट देते। फाइन, ओके। तो गाइज हम इसमें क्या मानते हैं, हम इसमें ये मानेंगे जी जो पोटैटोज आए ना, हम बराबर बराबर क्यों बांटे, दोनों दिन का खर्चा बराबर क्यों बांटे। एक दिन सेल ज्यादा हुई है, एक दिन सेल कम हुई है, तो हम उसके खर्चे को बराबर बराबर दोनों दिनों में नहीं बांट सकते। जितना आपका खर्चा हुआ 10 रुपए, हम ये मानेंगे जी हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ, 60 रुपीज। तो हम उसको 60 रुपीज के हिसाब से खर्चे को मान के 1 kg कॉस्ट जो होगी वो इंस्टेड ऑफ 5 रुपीज 6 रुपीज होगी। तो फर्स्ट डे इसमें से 6 किलो पे 6 रुपए एक्स्ट्रा माइनस हुए, एंड सेकेंड डे यहाँ पे 4 रुपए एक्स्ट्रा माइनस हुए। जिस दिन पे जितना बिका उसके हिसाब से उस दिन पे उतना एक्स्ट्रा माइनस हो। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो सेम तरीके से सेम 5 रुपीज माइनस होंगे। हम बोलेंगे जी जिस दिन पे आपने जितना यूज करा उस दिन पे आप उसका उतना माइनस कर दो। ये हमारा एक्रूअल कंसेप्ट होता है। ठीक है, एक्रूअल कंसेप्ट कोई छोटा सा टर्म नहीं है, वो बहुत बड़ा एक लॉजिक है जिसके अंदर बस हम ये चीज मानते हैं कि हर चीज जो जब यूज हो रही है उसको तब एक्सपेंस माना जाए। एग्जाम्पल, 1 अप्रैल को मैंने कार परचेज की 5 लाख रुपीज। ठीक है, तो 1 अप्रैल को मैंने 5 लाख रुपीज की कार परचेज की। अब
मैं आपसे ये पूछता हूं 1 अप्रैल 2020, तो मेरा 2020 का एक्सपेंस कितना है? मैंने 1 अप्रैल 2020 को 5 लाख रुपीज की कार परचेज की, तो मेरा 2020 का एक्सपेंस कितना है? संगिनी 5 लाख, हर्ष 5 लाख, हर्षित पता नहीं, नहीं है, डेप्रिसिएशन पे डिपेंड करता है, डिपेंड यूसेज पे। यस, निताक्षी इन सिद्धार्थ इज राइट। इट डिपेंड्स कि मैंने 2020 में गाड़ी यूज कितनी की है। देखो, जो ये कार परचेज की 5 लाख की, इसको मैं बोलूंगा जी कैश मैंने आपको 5 लाख रुपए दे दिया, परफेक्ट, कैश दे दिया। बट खर्चा उस टाइम पे मानेंगे जिस टाइम पे हम उसको यूज करेंगे। यूज जो करते हैं उसका नाम हम देते हैं डेप्रिसिएशन। जब हम कार या किसी भी एसेट को यूज करते हैं तो उसको यूसेज को नाम देते हैं डेप्रिसिएशन। तो जितनी उस साल में यूज करी उतने का खर्चा मानेंगे। अब हम अगर मानते हैं जी ये कार मेरी चलेगी 5 साल, तो हम ये मानेंगे जी एक साल में हमने गाड़ी को कितना यूज करा, 5 लाख डिवाइड बाय 5, तो हम उस साल का खर्चा कितना मानेंगे, 1 लाख। दिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन एक्रूअल बेसिस। अगर मैं यही गाड़ी मानता 10 साल चलेगी, तो मैं उस साल का खर्चा कितना मानता, 5 लाख डिवाइड बाय 10, 50,000। मैं यही गाड़ी सोचता 20 साल चलेगी, तो मैं इसका खर्चा कितना मानता, 5 लाख डिवाइड बाय 20, दैट इज 25,000। तो दिस इज ऑल्सो एक्रूअल कंसेप्ट कि हमारा कितनी गाड़ी चल रही है और हमने एसेट्स पे उतना डेप्रिसिएशन लगा के उसको एक्सपेंस मान। हाँ निताक्षी, हमारी थिंकिंग के हिसाब से नहीं होता, ये बेसिकली हमारे हिसाब से होता है कि एक चीज को हम कितना ही यूज करना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं, बट ये हमारा, हाँ ये आप बोल सकते हो कि हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस हिसाब से आगे शो करते हैं। हम उसको ये भी शो कर सकते हैं जी हमारी गाड़ी 5 साल चलेगी तो उसकी कॉस्ट 5 साल में डिवाइड हो जाएगी। हम ये भी शो कर सकते हैं जी हमारी गाड़ी 10 साल चलेगी तो उसकी कॉस्ट 10 साल में डिवाइड हो जाएगी। हमको गवर्नमेंट इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आप ये डिसाइड कर लो कि आप कब उसको किस टाइम पे एक्सपेंस मानोगे। रीसेल जो आप डालते हो, रीसेल को सिद्धार्थ आपने एक चीज समझो, मैं आपको रीसेल की बात बताते हैं। मान लो आपकी गाड़ी की वैल्यू है 5 लाख, ठीक, 1 अप्रैल 2020। अब नॉर्मल सा लॉजिक लगाते हैं जी, हमारी अकाउंट्स के बुक्स के अकॉर्डिंगली लगा रहे हैं, प्रैक्टिकल जो होता है उसके अकॉर्डिंगली, बुक्स के अकॉर्डिंग। एक साल हमारी गाड़ी यूज हुई, डेप्रिसिएशन कितना लगा, 1 लाख। गाड़ी की वैल्यू कितनी बच गई, 4 लाख। कौन सी डेट को, 1 अप्रैल 2021, ठीक है। सेकेंड ईयर, फिर गाड़ी एक साल यूज हुई, फिर मेरी गाड़ी की वैल्यू कितनी कम हो गई, 1 लाख। तो मेरे पास कितनी वैल्यू बची, 3 लाख। कौन सी डेट को, 1 अप्रैल 2022। इस डेट पे मैं गाड़ी को बेचना चाहता हूँ। क्या जरूरी है कि गाड़ी की जो बुक्स में वैल्यू लिखी हुई है उसी वैल्यू पे सेल हो? अगर गाड़ी मैंने ज्यादा यूज कर ली तो उससे कम पे भी सेल हो सकती है। गाड़ी मैंने ज्यादा यूज कर ली, गाड़ी मैंने उसे कम यूज करी तो ज्यादा पे सेल हो जाएगी, और गाड़ी मैंने ज्यादा यूज कर ली तो कम पे सेल हो जाएगी। ये तो एक हमने एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो कम की है। तो मेरी गाड़ी बहुत क्लीन थी, मैंने बोला जी मेरी गाड़ी तो 3,60,000 पे सेल हो, ठीक है। तो हमको वो अकाउंट्स में बोलते हैं, कहते हैं जी आपने गलती से उसकी ज्यादा वैल्यू कम कर ली। तो आप 1 अप्रैल 2022 को जब उसको सेल कर रहे हो तो 60,000 जो आपने प्रीवियस ईयर्स में उसको आपने एक्सपेंस दिखा दिया, अब उसको प्रॉफिट मानो। उस साल में
हम उस 60,000 को प्रॉफिट मान लेते हैं। तो एक्चुअली में अगर हम देखें तो हमने बुक्स में एक्सपेंस दिखाया था 2 लाख, बट उस 2 लाख में से हमारा एक्चुअल जो है वो 60,000 तो रिकवर हो गए, तो हमारा एक्चुअल एक्सपेंस जो हुआ वो हुआ 1,40,000। तो हम इसको तो एक्सपेंस डालेंगे, जिस दिन बेचेंगे उस दिन इसको प्रॉफिट डाल लेंगे, तो एक्चुअल हमारी बुक्स में एक्सपेंस जो है वो 1,40,000 की फिगर के साथ डिनोट हो जाएगा। क्लियर है रीसेल का किस तरीके से दिखाएंगे? ओके फाइन। सो एक और एक्रूवल का हम एक और क्वेश्चन लेते हैं एक्रूवल बेसिस पे। ओके हम ये मानते हैं ओके मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, आपने मुझे 5th ऑफ अप्रैल, मेरी ईयरली फीस है आपकी 12,000 रुपीज, ठीक है, ईयरली पूरे साल की मैं फीस देता हूँ। आपने कहा जी सर हम इंस्टॉलमेंट में देंगे, मैंने कहा इट्स ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने 5th अप्रैल को मुझे जो है 6,000 रुपीज दे दिए, आपने 5th मई को फिर मुझे 4,000 रुपीज दे दिए, एंड 5th ऑफ जून को आपने मुझे 2,000 रुपीज दे दिए, एंड देन जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर टिल 31st मार्च तक ये बस नॉर्मल पड़े, ठीक है। आपने मुझे 1 2 एंड 3 आपने टाइम्स में हमें पेमेंट कर दी, टोटल ऑफ आपने मुझे 12,000 रुपए दे दिए। क्लियर? अब ये बताओ कि मई मंथ की इनकम कितनी थी? मई मंथ की इनकम कितनी थी? एंड दिसंबर मंथ की इनकम कितनी थी? ओके सो गाइज कुछ बच्चों का गलत है, बाकी सबका ठीक है, कि हमने जब बोला ईयरली हमारी इनकम 12,000, फीस 12,000, तो हम ये उस टाइम पे बोलना चाहते हैं जी आपकी फीस कभी भी दो, हर महीने आपका 1,000 रुपए के हिसाब से हमारी इनकम बन जाएगी। अब वो चाहे आप एक साथ दे दो, चाहे आप बाद में दे दो, चाहे आप पहले दे दो, बट इनकम ऑफ एवरी मंथ इज 1,000 रुपीज पर मंथ। अब जिस महीने में मई के महीने में आपने हमें 4,000 रुपए दिए थे, उस महीने में भी 1,000 रुपए की इनकम थी, और जिस महीने में दिसंबर में हमको कुछ भी नहीं कैश मिला, उस महीने में भी हमारी 1,000 रुपए की इनकम थी। तो इनकम अगर जो हमारी है वो 1,000 रुपीज है, कैश वाइज अगर मैं देखूं तो मई महीने में हमें 4,000 कैश मिला था और दिसंबर मंथ में हमें 0 कैश मिला था। हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बनाएंगे तो ये वैल्यूज डालेंगे, हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बनाएंगे तो हम ये वाली वैल्यू डालेंगे। तो दिट डिपेंड्स कि हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बना रहे हैं या एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बना रहे हैं, ठीक है। हमारी बुक्स में हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही बनाएंगे। निताक्षी 5th मई को मेरी जेब में कैश 3,000 आया या 4,000 आया? एडवांस 3,000 आया, हाँ तो फिक्स है तो आया कितना? कैश में तो हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि भाई जो फिक्स है उसको नहीं लिखेंगे, कैश का मतलब कि कितना कैश आया, वो ये नहीं मतलब होता कि इस बार का है, पिछली बार का है, अगली बार का है। कैश का मतलब कि आज की डेट में कैश कितना आया। तो कैश आज की डेट में है 4,000। जब मैं इनकम की बात कर रहा हूं तो वो बोलते हैं 1,000। जब मैं बात करूंगा एडवांस कितना है,
तब मैं बोलूंगा 3000 मेरा एडवांस आया। तो तीन अलग अलग टर्म है, वन थिंग इज एडवांस, वन थिंग इज इनकम एंड वन थिंग इज कैश। एडवांस इज 3000, इनकम इज 1000 एंड कैश इज 4000। ठीक है, तो तीनों अलग अलग चीजों के हिसाब से ही हम उसको बताएंगे। ठीक है, ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, सो गाइज अब हम जो है एक्रूअल बेसिस और हमारा बाकी जो है खत्म होता है। अब इसमें एक्रूअल और कैश बेसिस, ठीक है, दो तरीके से मैं आपको बुक्स में देखता हूँ, बुक्स में हमारे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, तो बुक्स के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताता हूँ एक्रूअल एंड कैश बेसिस। ओके, एक क्वेश्चन है, अ फर्म owns a revenue of 21,000, revenue of 21,000, expenses are 15,000, तो what is profit? वो ये तो सिंपल था, कुछ इसमें तो कुछ भी नहीं था। रेवेन्यू मतलब सेल्स, तो सेल्स आर 21,000, एक्सपेंसेस 15,000, तो प्रॉफिट इज 6,000। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, बुक्स में इसके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं किए हुए हैं। ओके फाइन, तो ये हमारा अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस खत्म होगा। अब एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाला पोर्शन हम इसका करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 5 है, हमारा चैप्टर नंबर 5 है हियर अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकल थोड़ा सा चालू कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, थ्योरी थोड़ा सा ज्यादा बोरिंग है, प्रैक्टिकल इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। मैंने आपको एक चीज बताई थी, हमारे जितने भी अकाउंट्स के हेड्स हैं वो मेजर कितनी हेडिंग्स में डिवाइड होते हैं? नहीं नहीं निताक्षी, अभी हमने कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं करा, अभी हम सिर्फ थ्योरी कर रहे हैं और बीच में से कोई भी टॉपिक उठा रहे हैं। ठीक है, वो पूरा का पूरा आपका बुकिश लैंग्वेज में एक बार सारा का सारा दोबारा से होगा। ओके, सो गाइज हमारे मेन हेड्स कितने पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं? मेन हेड्स 5। 5 हमारे हेड्स कौन कौन से थे? एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, इनकम्स एंड गुड्स। ठीक है, ये हमारे 5 हेड्स थे। इसमें से हमने बोला था जो गुड है वो गुड हमारा एसेट का ही फॉर्म होता है। ठीक है, तो हमारे टोटल कितने हेड्स हो गए? आपका 4। कैपिटल जो होता है वो लायबिलिटी का पार्ट होता है, तो हम उसको अलग से भी बोल सकते हैं और उसको आपका कैपिटल लायबिलिटी के साथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे टोटल मेन हेड्स आर एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज एंड इनकम। बाकी जितने भी हेड्स हैं वो सारे के सारे इसके अंडर ही आएंगे। बाकी और इसके अलावा अकाउंट्स में कोई मेजर हेड नहीं होता, सिर्फ ये 4 मेजर हेड्स होते हैं। ठीक है, अब एसेट्स के कुछ एग्जांपल होते हैं, एसेट्स के कुछ एग्जांपल्स होते हैं आपके कार, एसी। ठीक है, एक्सपेंसेस रेंट, कमीशन। लायबिलिटी के एग्जांपल हो गए, कैपिटल इज द बिगेस्ट एग्जांपल, और क्रेडिटर लोन, इनकम रेंट रिसीव्ड। ठीक है, इनकम आपका हो गया, इनकम हो सकता है आपका कमीशन रिसीव्ड, इनकम हो गई। ठीक है, तो हम इसके अंदर अभी के लिए क्या करते हैं,
अभी के लिए मैं कुछ आइटम्स बताऊंगा आपको, मेरे को वो आइटम्स जो है ये बताना है कि वो आइटम्स कौन से हेड के अंदर आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिंपली वो आइटम्स बताता जा रहा हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे उनके हेड्स बताने। ओके, सो आइटम्स आर ओके, कैश, आपको हेड्स के नाम बताते जाने हैं। कैश, सारे बच्चे, और थोड़ा फास्ट। एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटी, ठीक है। आप सिंपल पूरा पूरा वर्ड लिखने की बजाय ना ए ई एल आई, ये चार बस वर्ड लिख देना, गॉट इट। तो एसेट्स के लिए ए, एक्सपेंसेस के लिए ई, लाइबिलिटीज के लिए एल, एंड इनकम के लिए आई। ओके, कैश, लोन, फर्नीचर, फर्नीचर इज अ asset, प्रगति एंड हिमानी, it's a asset, oh sorry, प्रगति एंड संगनी, it's a asset। परचेज, हम इसको गुड्स की फॉर्म में डालेंगे, तो गुड्स की फॉर्म में हम इसको जनरली अभी के लिए एसेट मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको गुड्स की फॉर्म में डाल के एसेट्स मान लेते हैं। डेटर, डेटर इज अ एसेट, डेटर होता है जिससे हमें पैसे लेने होते हैं, जिससे हमें पैसे लेने हैं, उसके पास मेरे पास ड्यू पड़ा है कि भाई तू पैसे दे, तो इट्स अ एसेट। क्रेडिटर, संगनी, इट्स अ लाइबिलिटी, बिकॉज क्रेडिटर को हमको पैसे देने होते हैं, तो इट्स अ लाइबिलिटी। सेल्स, हाँ, इसको हम सेल्स को इनकम में भी डाल सकते हैं, बट अगर अभी के लिए हम बात करते हैं तो हम इसको गुड्स में डाल के एसेट्स में डाल देते हैं, ठीक है। अभी मैं गुड्स के सारे गुड्स को एसेट में डाल रहा हूँ, अदरवाइज जो है हम उसको इनकम भी बोल सकते हैं सेल्स को, ठीक है। परचेज को एक्सपेंस बोल सकते हैं और सेल्स को इनकम बोल सकते हैं, बट अभी के लिए मैं परचेज रिटर्न, परचेज, सेल्स एंड परचेज, इन चारों को गुड्स में डाल के एसेट में डाल, ठीक है। वहां से भी आंसर ठीक आएगा। ओके, बैंक, सैलरी, सैलरी की जब हम बात करते हैं तो सैलरी रिसीव्ड की बात नहीं करते, हम यहाँ पे बिजनेस के अकाउंट्स बना रहे हैं, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से 99.99% सैलरी इज अ एक्सपेंस। बिजनेस सैलरी लेता नहीं है, बिजनेस सैलरी देता है। हम अकाउंट्स बिजनेस के बना रहे हैं, हम एम्प्लॉय के नहीं बना रहे जो एम्प्लॉय को हम इनकम बोलेंगे, ठीक है। तो इन दैट केस इट्स सैलरी, सैलरी क्या हुआ, एक्सपेंस, यस। रेंट, सिद्धार्थ नहीं, रेंट इज अ एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि रेंट जो है वो हम देते हैं। बिजनेस है, बिजनेस अगर देखो कोई भी इनकम है ना, एक चीज एक्सपेंस भी हो सकती है, इनकम भी हो सकती है। जैसे रेंट एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है। कमीशन एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है। इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है। कोई भी चीज जो इनकम और एक्सपेंस दोनों हो सकती है, मेंशन नहीं है तो आपको उसको एक्सपेंस लें। इनकम के लिए स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि ये इनकम, अदरवाइज इट विल बी कंसीडर्ड एज अ एक्सपेंस। तो रेंट कुछ नहीं मेंशन है तो इट विल बी कंसीडर्ड एज एक्सपेंस। रेंट रिसीव्ड, हर्ष इट्स इनकम, सीधा सीधा बोला हुआ है रेंट रिसीव्ड। इंटरेस्ट, yes, if nothing is mentioned, interest will be taken as expense. Interest received, income,
yes, then debtor, sorry, goods, yes, अभी के लिए हम गुड्स को आसक मानते हैं, ठीक है। फर्नीचर, एसेट, कार, एसेट्स, कंप्यूटर, एसेट्स, ठीक है। परचेज, अभी के लिए एसेट्स है, इट कैन बी कंसीडर्ड एज एक्सपेंस एज वेल, बट अभी हम गुड्स को सबको जो है वो आपको एसेट्स की कैटेगरी में डाल रहे हैं, ठीक है, तो इट इज एसेट। देन कम्स टू योर कमीशन। गाइस मैंने आपको बोला था कि अगर कोई चीज इनकम और एक्सपेंस दोनों हो सकती है, and if nothing is mentioned it will be considered as a expense, तो कमीशन इनकम और एक्सपेंस दोनों हो सकती है, बट अभी के लिए कमीशन विल बी कंसीडर्ड एज एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है उसके आगे, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर सोल्ड, गाइस फर्नीचर सोल्ड, तो फर्नीचर परचेज है या सेल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्नीचर इज ऑलवेज एसेट, चाहे परचेज हो चाहे सेल हो चाहे मेरे पास पड़ा हो, हर केस में इट इज अ एसेट, ठीक है गाइस। Furniture under every circumstance will be considered as a, yeah, okay, fine. ठीक है, ओके, सो हमारा एक बहुत इजी सा चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ हमें 11th में यूज आ रहा है, इसका प्रैक्टिकल में कहीं पे कोई यूज नहीं है, बट हमारे जो आगे के चैप्टर्स है ना, वो आगे के चैप्टर्स को अच्छी ढंग से समझने के लिए, वो लॉजिक्स को समझने के लिए यहाँ पे हम जो है अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। पूरी अकाउंट्स हमको जो है वो डेबिट क्रेडिट यूज करते हैं, ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे हम डेबिट क्रेडिट ना यूज करके प्लस माइनस यूज करते हैं। तो इस चैप्टर का मेन मोटिव बस ये है सिंपल सा कि जी हमको अकाउंट्स में जो छोटे छोटे वो हैं चीजें उनको डिवाइड करना आ जाए, उनको डिस्टिंग्विश करना आ जाए, प्लस माइनस करना आ जाए, हम उसके अलावा इस चैप्टर का और कोई रोल नहीं, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको एक फॉर्मेट बनाया है, इस फॉर्मेट के अंदर मैं क्या करता हूँ, जो लिखूंगा दैट इज पर्टिकुलर्स, उसके बाद हमने बोला कि एसेट्स यहां आ जाएंगे, और हम एक चीज बोलते हैं जी, एसेट्स जो होते हैं ना वो हमेशा लाइबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होते हैं, हमेशा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि एसेट्स जो हैं वो लाइबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होते हैं? ऐसा इसलिए होता है कि फर्म के अंदर जो चीज भी आएगी वो बाहर से ही आएगी, अपनी तो कोई चीज फर्म की होती नहीं है, तो जो चीज भी बाहर से आ रही है वो सारी की सारी चीजें हमारे लिए लाइबिलिटी हो गई, और जो फर्म के अंदर आ गई वो एसेट हो गई। तो अगर आप देखोगे तो हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में अगर आप देखोगे तो हमने एक कंसेप्ट करा था जिसमें हमने सारी टर्म्स पढ़ी थी कि एक अगर नरेशन होती है तो उसके अंदर दो इफेक्ट कौन कौन से आते हैं, दो अकाउंट्स कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, यहाँ पे आज उसका यूज आ रहा है, ठीक है। हमने एक टर्म पढ़ी थी कि कैपिटल इंट्रोड्यूस, अगर बिजनेस के अंदर कैपिटल आया
तो किन किन चीजों पे फर्क पड़ेगा, कौन कौन से दो अकाउंट्स थे जिन दो अकाउंट्स पे फर्क पड़ेगा, ये हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगर बिजनेस के अंदर कैपिटल आया तो कौन कौन से दो अकाउंट्स पे फर्क पड़ेगा, एक तो कैश आया और दूसरा कैपिटल। ठीक है, ओके। सो गाइस, कैश कौन से हेड के अंदर होता है, हमने अभी पढ़ा एसेट्स के अंदर होता है। तो हम क्या करेंगे जी, एसेट्स के अंदर एक छोटा सा हेड बना देंगे कैश। बिजनेस में कितना कैश आया, 50 रुपए, और कैपिटल भी कितना आया, 50 रुपए। इस तरीके से जो हमारी ये लाइन है ना, बीच की सेंटर लाइन, इसके इस साइड और इस साइड का टोटल हमेशा बराबर रहेगा। तो जी हम बोलते हैं जी 50 रुपए इसके आए और 50 रुपए इसके रहे, हमारा अकाउंट्स टैली 50 इज इक्वल्स टू 50। इस तरीके से जो दो इफेक्ट्स हैं, एक इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट, दोनों इफेक्ट होने के बाद में आपका दोनों साइड का इक्वल बराबर रहना चाहिए। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं अकाउंट में गलती के चांसेस नहीं होते। हम अभी कुछ 8-10 ट्रांजेक्शन्स करेंगे, उन सब में आपका दोनों साइड का टोटल हमेशा ही बराबर रहेगा। ओके, सेकेंड इक्वेशन, फर्नीचर परचेज। फर्नीचर परचेज के अंदर कौन कौन से दो हेड्स आएंगे, फर्नीचर परचेज के अंदर दो हेड्स आएंगे। एसेट इज नॉट अ हेड, हिमानी, अर्चित, एसेट बहुत बड़ा एक आपका मेन हेड है। हमारा मेन अकाउंट्स कौन कौन से हैं, दो अकाउंट्स जो इफेक्ट करेंगे, कैश एंड फर्नीचर। ठीक है, तो दो अकाउंट्स जो हमारे इफेक्ट करेंगे वो है हमारे कैश एंड फर्नीचर। एसेट है, यस, फर्नीचर इज एसेट, बट वो बहुत मेन हेड है। मेजर जो सबसे इमीडिएट जो हेड इफेक्ट करेंगे दैट इज कैश एंड फर्नीचर। ओके, तो कैश प्लस होगा या माइनस, कैश फर्नीचर परचेज करा तो जा रहा है हमारे पास से, तो कैश हमारे पास से जाएगा तो कैश को हम माइनस कर देंगे। तो हमने क्या करा, -20 रुपीज। और फर्नीचर क्या है, फर्नीचर कौन से हेड के अंदर आता है, फर्नीचर एसेट्स के अंदर आता है। तो जब फर्नीचर एसेट्स के अंदर आता है तो हम एक एसेट्स के अंदर एक छोटा सा हेड और खोलते हैं, फर्नीचर। कितने का फर्नीचर आया, 20 रुपीज का। तो 20 रुपीज मैंने आपको, देखो मैंने आपको 3-4 क्लासेस पहले एक चीज बताई थी कि कभी भी अकाउंट्स के अंदर कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती, इट जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। यहाँ पे 20 रुपए फर्नीचर कैश से माइनस हुए और फर्नीचर के अकाउंट में प्लस हो। हम टोटल देखते हैं, तो कैश बचा 30, फर्नीचर के बचे 20 रुपीज, बट टोटल ऑफ बोथ द साइड्स रिमेन्स सेम। आपका दोनों साइड का जो टोटल है वो दोनों साइड का टोटल अब भी 50 है। एसेट साइड में दो हेड्स का मिला के 50 है और दूसरी लाइबिलिटी साइड में आपका वैसे ही 50 है। क्लियर गाइस, थर्ड लेते हैं। थर्ड हमने बोला फर्नीचर सोल्ड। ये जो फर्नीचर परचेज किया था ना, मजा नहीं आया, तो मैंने फर्नीचर बेच दिया। जब फर्नीचर हमने बेचा तो भी कौन कौन से दो हेड आए, कैश एंड फर्नीचर, सेम वही वाला। नहीं संज्ञा, सेल इसलिए नहीं आया, सेल हम वर्ड सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे फर्नीचर इज नॉट अ गुड, जब तक गुड्स नहीं होगा हम सेल वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो हमारे यहाँ पे एसेट्स का नाम ही आएगा, उस एसेट का नाम है फर्नीचर। तो हमारा आया कैश एंड फर्नीचर। इस बार कैश क्या हो रहा है, प्लस। तो हम कैश में 20 रुपए क्या करेंगे, प्लस, और फर्नीचर में से 20 रुपए क्या करेंगे, माइनस। हमने फिर से टोटल करा तो आपका टोटल वैल्यू आ गया कैश 50 और
आपका कैपिटल फिर से 50। हाँ निताक्षी, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, बट अभी के लिए वो हम कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस पे नहीं जा रहे, अभी के लिए मैं बहुत इजी इक्वेशंस पे जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही इजी वाली जो हमारी इक्वेशंस है ना, बहुत इजी वाली एंट्रीज वो करवा रहे हैं। बीच में प्रॉफिट भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, ओके। एक और हमने करा, हमने बोला गुड्स परचेज, हमने गुड्स परचेज करे। गुड्स परचेज के अंदर दो हेड्स कौन कौन से आएंगे? परचेज एंड कैश। यस, कैश एंड परचेज। इस चैप्टर के लिए हम इसके बाद के हर चैप्टर के लिए गुड्स को परचेज या सेल नाम रखेंगे, बट ये चैप्टर हमको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए है, तो इस चैप्टर में हम गुड्स का नाम गुड्स ही रखते हैं। ठीक है, बाकी आगे के हर चैप्टर में हम उसको परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, इन चार नामों से डिवाइड करते हैं, बट फॉर दिस चैप्टर गुड्स का नाम गुड्स ही रखा जाएगा। तो हम वापस आते हैं और हम नाम क्या रख देते हैं? गुड्स, क्योंकि गुड्स इज ऑल्सो एसेट। ठीक है, तो हम बोलते हैं जी हमारे पास कैश 10 रुपये माइनस हो गया, प्लस गुड्स 10 रुपये ऐड हो गया। इस चैप्टर में ही सिर्फ और सिर्फ नाम गुड्स है, बाकी इसके बाद के हर चैप्टर में द नेम इज परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमको एक ब्रीफ देने के लिए है, आगे फ्यूचर में प्रैक्टिकल यूज में ये चैप्टर कहीं भी रेलिवेंस नहीं रखता। बट अभी के लिए 11th के लिए आपका ये चैप्टर 6 मार्क्स का है, तो आपको ये करना है। 40 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 50। तो अगर आप देखोगे तो वन साइड, दिस साइड इज इक्वल्स टू अनदर साइड, ये दोनों साइड्स आपकी हमेशा हर इक्वेशन में बराबर है, बैलेंस है। कोई भी आपकी सिंगल एंट्री भी होती है, उसके बाद भी आपकी ये ट्रांजेक्शन्स हमेशा बराबर है। ठीक है गाइस, ये क्लियर हुआ कि फॉर दिस चैप्टर ओनली हम गुड्स को गुड्स का नाम दे रहे हैं, हम गुड्स को परचेज और सेल्स का नाम ही देते हैं। फॉर दिस चैप्टर हम गुड्स को गुड्स का नाम देते हैं। ठीक है, ओके। एक और हम इसके अंदर करते हैं, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स को उधार पे परचेज करा, तो दो हेड्स कौन कौन से आएंगे? सिद्धार्थ, क्रेडिट इज नॉट अ अकाउंट, क्रेडिट कोई अकाउंट नहीं होता। हिमानी, लाइबिलिटी इज अ मेजर हेड, लाइबिलिटी वो मेजर हेड नहीं लेंगे। संज्ञा, कैश और क्रेडिटर दोनों नहीं आ सकते। उधार पे खरीदा तो हर्ष कैश नाम नहीं आएगा। निताक्षी, लाइबिलिटीज इज अ मेजर हेड। यहाँ हिमानी इज राइट, हिमानी ने बोला एक तो आएगा गुड्स और दूसरा एक्चुअल इमीडिएट अकाउंट का नाम है क्रेडिटर, वो तो एक्चुअल लाइबिलिटीज है बट उसका नाम है क्रेडिटर। नोरा, क्रेडिटर एंड गुड्स, सर्विसेज नहीं है ये, तो गुड्स नाम दिया क्योंकि हमने गुड्स परचेज करे। कैश में होता तो हम दे देते गुड्स एंड कैश, बट ये उधार पे है तो गुड्स एंड लाइबिलिटीज आप लोग क्लोज थे, बट लाइबिलिटी किसी एक स्पेसिफिक हेड का नाम नहीं है, वो एक मेजर हेड का नाम है, एक स्पेसिफिक हेड का नाम नहीं है। तो द नेम्स इज गुड्स एंड क्रेडिटर। तो गुड्स हमने परचेज करे तो गुड्स प्लस हो गए। क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर का मेन हेड कौन होता है? लाइबिलिटीज। ये तो सबको क्लियर है कि क्रेडिटर्स का मेन हेड कौन सा होता है? लाइबिलिटीज। तो क्रेडिटर हमारा कहां पे एक हेड बनाएंगे? क्रेडिटर का हेड किसके नीचे बनाएंगे? लाइबिलिटीज के नीचे। तो हमने लाइबिलिटीज के नीचे एक हेड बनाया क्रेडिटर्स। ठीक, हमने उसमें डाला 20 रुपीज। अब अगर हम टोटल देखते हैं
40 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 50। क्या बोथ साइड टैली है हमारी? Yes, both the sides are balanced. 70 rupees is equals to 70 rupees. इस तरीके से अगर हम देखते हैं सो हम बोल सकते हैं कि हमारा अकाउंट्स का हर इक्वेशन कोई भी ट्रांजैक्शन अकाउंट्स की हो, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस में आपकी निताक्षी गुड्स इसलिए ऐड करें क्योंकि जब हमने गुड्स परचेज करा तो गुड्स भी तो ऐड होगा और हमारा उधार बढ़ गया। उधार क्यों बढ़ा? क्योंकि क्रेडिटर को पैसे देने हैं तो क्रेडिटर भी इंक्रीज हो गया, तो गुड्स भी प्लस हुए प्लस क्रेडिटर भी आपका प्लस हुआ। क्लियर निताक्षी? ओके फाइन। सो गाइज हमारी अकाउंट्स की चाहे कितनी भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन हो, चाहे कितनी भी इजी ट्रांजैक्शन हो, मेन हेड्स अगर हम बात करें तो मेन हेड्स हमारे एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यही रहता है। इसके अंदर हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज ये दो मेन हेड्स हैं। इनकम और एक्सपेंस का हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि हमने क्यों नहीं इसमें लिखा, क्या करेंगे इनकम और एक्सपेंस का। बट ये चैप्टर आपका सिर्फ और सिर्फ हमको बहुत बेसिक लॉजिक समझने के लिए है, प्लस माइनस के तरीके से कि जी एसेट्स की चीजें एसेट्स के नीचे लिख दो, लायबिलिटीज की चीजें लायबिलिटीज के नीचे लिख दो, इनकम और एक्सपेंसेस को अभी हम बता देंगे कि कैसे करना है, ठीक है। और सिंपल प्लस माइनस के लॉजिक से अगर हम चलें तो अकाउंट्स में गलती के चांसेस क्यों नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ 50 आया तो यहाँ भी 50 आए। अगर मैं ये वाला 50 लिखना भूल गया तो मेरा बैलेंस नहीं करेगा, और बैलेंस नहीं करेगा तो मेरे को पता चल गया कि गलती होगी। अगर मैंने यहाँ पे माइनस करा तो मुझे पता है यहाँ पे प्लस होगा। अगर इनमें से मैं कुछ भी भूल गया या गलत कर दिया तो मेरा उसके बाद का आंसर टैली नहीं होगा। तो इस तरीके से हम जो भी एंट्रीज लिखते जाते हैं हमको पता होता है कि लास्ट का जो आंसर है अगर वो टैली नहीं करा, दो साइड्स हैं दोनों साइड ने मैच नहीं करा, तो इसका मतलब हमने कहीं ना कोई गलती करी है। तो इस वजह से अकाउंट्स हमेशा हमारा एक्यूरेट रहता है, गलतियां रोकता है। बट हाँ गाइस, इस 20 रुपए की जगह मैं जान पूछ के 10 रुपए लिख दूं तो अकाउंट्स कुछ नहीं कर पाएगा ना। अकाउंट्स सिर्फ उन्हीं गलतियों को पकड़ सकता है जो हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं। अकाउंट्स उन्हीं गलतियों को बता सकता है। बिल एंड रिसीट सेम चीज। देखो रिसीट जो होता है हमारा बहुत बहुत माइन्यूट सा फर्क होता है। बिल एक तरीके से किसी भी चीज का हिसाब हो गया, रिसीट हम उसको भी बोल देते हैं। रिसीट हम अगर अगर रिसीट का बेसिक मतलब होता है कि जी आपने पैसे लिए, इस चीज का मुझे सिग्नेचर करके दे दो कि आपके पास पैसे आ गए। और जो बिल होता है, बिल जर्नली होता है कि आप उसको एक कितने का हिसाब है ये दे रहे। जैसे जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो हम उसको बोलते हैं बिल। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसको हमने पैसे नहीं चुकाए होते, तो उसको हम सिर्फ और सिर्फ बिल बोलते हैं। हम दुकान पे सामान लेने जाते हैं, वो दुकानदार हमको जो बिल देता है वो साथ के साथ हमने उसको पैसे भी दिए होते हैं, तो उसको आप बिल भी बोल सकते हो। उसने उस पर लिख के भी दिया पैसे आ गए तो उसको आप रिसीट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आप उस केस में उसको बिल और रिसीट दोनों चीजें बोल सकते हो। बट रिसीट का मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ कैश रिसीट, मेरे पास कैश आ गया, इस चीज की एक्नॉलेजमेंट। और बिल का मतलब होता है सिर्फ कि आपका इतने का खर्चा हुआ या इतने का आपका बिल बना, उसको हम बिल बोल सकते हैं। क्लियर? ओके। सो गाइस आज के लिए हम यहाँ तक करते हैं। हमने एक बार आपका जो एक्रूअल कंसेप्ट है उसके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स करे, प्लस ये नेक्स्ट क्लास में हम आप अपना रजिस्टर्स और पेन लेके बैठना।
नेक्स्ट क्लास में हम अकाउंटिंग इक्वेशन को ही थोड़ा कंटिन्यू करेंगे और अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद फिर थोड़ा बोरिंग बुकिश लैंग्वेज में दोबारा से हम एक बार स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम अकाउंटिंग इक्वेशन पेन पेपर लेके बैठना, क्वेश्चंस मैं बताता रहूंगा साथ के साथ, जिसके पास बुक हो वो बुक भी ले लेना, अदरवाइज हमको नॉर्मल जो है इसके कंसेप्ट को क्लियर करना। ठीक है, तो क्लियर गाइस? हाँ टेस्ट, यस टेस्ट 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 भी तो है आप लोगों का इस बार। संडे का जो टेस्ट का टाइमिंग है वो टेस्ट आपका होगा गाइस, मैं बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग बुक्स के अंदर। ठीक है, हमने ऑलमोस्ट 90% चैप्टर नॉर्मल क्लासेस में खत्म कर दिया। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 आपको जो है वो आप करना, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, हमने बुकिश लैंग्वेज में नहीं करा बट हमने वैसे खत्म कर दिया। तो चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन नहीं, उसके अंदर आपका डेफिनेशंस वाला वो चैप्टर नंबर 2 है। सिर्फ चैप्टर नंबर 1 जो है वो आप एक बार प्रैक्टिस करना। चैप्टर नंबर 1 आपका टेस्ट में अभी बताता हूँ कैसे होगा। चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपका होगा उसमें टेस्ट। ठीक है, टेस्ट हमारा जो है, पहली बात तो जो लोग निताक्षी बुक नहीं है तो इन दैट केस आपको ना किसी भी फ्रेंड से आपको सॉफ्ट कॉपी ले लो या नेट से भी आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। वो सॉफ्ट कॉपी के थ्रू आप ले लो, फर्स्ट चैप्टर आपका हर बुक में मिल जाएगा। ठीक है, आपको सॉफ्ट कॉपी नेट पे बहुत इजीली मिल जाएगी। ओके, सो हमारा जो टेस्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिन बच्चों ने एनरोल्ड कर रखा है सिर्फ उन्हीं का हो पाएगा क्योंकि एप्लीकेशन के थ्रू है। तो जो आपकी एप्लीकेशन होगी आपको एक मैसेज आएगा टेस्ट के टाइमिंग का, उस टेस्ट के टाइमिंग से 10 मिनट पहले आपको एप्लीकेशन के अंदर एनरोल अपना खोलना है। जैसे आप नॉर्मल क्लास खोलते हो, आपकी अटेंडेंस लगेगी, आपका पेपर जो होगा वो आपको इधर व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका बना हुआ है उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा, या जिस एप्लीकेशन पे आपने जब क्लास लॉगिन करोगे तो वो क्लास लॉगिन के टाइम पे आ जाएगा। तो वो जो क्लास लॉगिन पे आपको टेस्ट आएगा, आपको उसके बाद हाफ एन आवर या 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा। आप अपने पास रजिस्टर पेन रख के बैठोगे, वो रजिस्टर पेन जो होगा उसके अकॉर्डिंगली आप पूरा का पूरा टेस्ट जो होगे वो पूरा का पूरा टेस्ट आप देना अपने घर पे। फॉर एग्जाम्पल आपको 11 बजे का टाइम मिला, 11 बजे आपने टेस्ट, आपको 10:50 पे आपको आ जाना, 10:50 पे आपकी अटेंडेंस स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद 11 बजे आपको पेपर दिया जाएगा, आपको अपने रजिस्टर और पेन पे से पेपर करना है। आपको 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। जो 40 मिनट्स का टाइम होगा उस 40 मिनट्स में आपको जितना भी पेपर आता है वो आप करोगे। उसके बाद हम आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा देंगे। 10 मिनट्स में आपको अपने पेपर की फोटो खींचनी है एंड फोटो खींचने के बाद में आपको वो जो है उसको हमको आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर सेंड करना है। आप जब फोटो खींचोगे तो उस टाइम पे एक चीज का ध्यान रखना गाइस, मैं आपको एक एप्लीकेशन बता रहा हूँ। ओके, ये देखो, ये आपको मेरे फोन में एक एप्लीकेशन दिख रही है। ओके, मैं बाकी बच्चों को भी बता रहा हूँ जो नहीं है। गाइस ये एप्लीकेशन आपको दिख रही है कैम स्कैनर। ये कैम स्कैनर की जो एप्लीकेशन है ये आप डाउनलोड कर लेना गूगल से। इसको आप ओपन करोगे तो आपका ओपन करते टाइम पे आपकी एक नॉर्मल आपका एप्लीकेशन की तरह डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद में आप जब भी आपको फोटो खींचनी है तो आप यहाँ से फोटो पे क्लिक करोगे, ये आपका कैमरा खुल जाएगा। इस इसकी आपकी स्पेशलिटी क्या है इस ऐप की, कि इस ऐप के अंदर आप जो भी फोटो खींचते हो, ठीक है, जैसे मैंने एक पेज की आपकी एक फोटो खींचता हूँ। ओके, मैं एक इसी पेज की फोटो खींच रहा हूँ आपकी जो हमारे पास पेज है। ओके, तो जैसे ही मैंने फोटो खींची ये आपको ऐसा ऑप्शन दे देगा कि आपको पेज जो है किस हिसाब से ठीक करना है। तो आपका जो भी पेज साइज होगा, थोड़ा बहुत आपके बॉर्डर्स जो होंगे उसको आप इस तरीके से क्रॉप करोगे एंड क्रॉप करने के बाद में आप इसको यहाँ से लास्ट में गो करोगे। आपने जैसे ही इसको गो करा, इसने आपकी ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी बना दी बिल्कुल फाइन प्रिंट के साथ, और आपका जो पेज है उसी शेप में बना दी। ठीक है, आपको जितनी भी फोटोज खींचनी है इस पे टिक मारते रहो, फोटोज ओपन करते रहो एंड फोटोज खींचते रहो। अगर आपका 1 पेज 2 पेज 3 पेज की कॉपीज है,
लास्ट में कॉपीज में आप यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन है पीडीएफ, आप उसको पीडीएफ पे दबाओगे, आपकी वो कॉपी पीडीएफ में बन जाएगी एंड जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है वो व्हाट्सएप के ग्रुप पे आपको उसको सेंड कर देना। ठीक है, आप एक बार घर पे एप्लीकेशन के थ्रू कोई भी अपना टेस्ट से पहले ये ट्राई करके देख लेना एंड उसके बाद में टेस्ट में आप इस तरीके से कॉपी को प्रिंट करके नॉर्मली भेज दो। गाइस 10 मिनट पहले आना है एंड टेस्ट के बाद 10 मिनट मिलेंगे पेपर सबमिट के। ठीक है, आपको विद इन 4 to 5 डेज हम चेक करके सेम उसी तरीके से पेपर जो है वो भेज देंगे। सबको क्लियर है? क्वेश्चन सिंपल से आएंगे। क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, जैसे आपकी बुक है तो आपको क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं। क्वेश्चन आपको जिनको जिनको अभी के लिए थोड़ा डाउट है कि किस तरीके से होगा कैसे होगा, वो व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल बेसिस पे मुझसे पूछ लें या निखिल सर से पूछ लें, तो उनको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल बता दें। ओके, जैसे एक्सप्लेन डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, difference between cost accounting and management accounting, difference between bookkeeping and accounting, who are the users of accounting information। ठीक है, इस तरीके के जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपकी पहली बुक में 7-8 पेजेस हैं, तो उन 7-8 पेजेस में से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अभी आप कोई ट्विस्ट नहीं कर रहे, सिंपल आप 1 2 3 टेस्ट नॉर्मल करोगे। जैसे जैसे हम बुकिश लैंग्वेज में आपको पढ़ाते रहेंगे, जैसे जैसे आपको कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे, थोड़ा सा जो टेस्ट है वो टेस्ट का आपका डिफिकल्टी लेवल भी इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है गाइस? ठीक है, तो आज के लिए हम यहाँ तक करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर संडे एग्जाम। टेस्ट का टाइमिंग और बाकी सब चीज़ें आपको इन्फॉर्म्ड हो जाएंगी एंड विल मीट यू ऑन मंडे। ओके, थैंक यू, बाय।